नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग सामान्य विज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक परासरण दाब यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि विसरण दाब को पढ़ा था और आज परासरण दाब को पढ़ेंगे। परासरण दाब में हम लोग स्फीति दाब, भित्ति दाब, विसरण दाब, न्यूनता, इसके अलावा परासरण दाब कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हम इस छोटे से वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, पिछली बार हमने आपको विलयन, विलेय और विलायक के बारे में बताया था। आज भी हम उसी चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। विलयन किसे कहा जाता है, विलायक किसे कहा जाता है, विलेय किसे कहा जाता है। हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, पानी और चीनी का मिश्रण। पानी इसमें क्या होता है, विलायक होता है। चीनी क्या होता है, विलेय होता है। और चीनी और पानी से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, यानी कि सॉल्यूशन। तो हमको देखना है कि परासरण किसे कहा जाता है सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि परासरण ताप किसे कहा जाता है। ये भी बताए थे कि मान लीजिए चीनी और पानी के एग्जाम्पल में ही उसके चीनी और पानी के घोल से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे विलयन कहा जाता है। मान लीजिए ये विलयन अधिक गाढ़ा हो तो इसे कहा जाएगा कि इसकी सांद्रता अधिक है। यदि ये कम गाढ़ा हो यानी कि पतला हो तो इसको कहा जाएगा कि इसकी सांद्रता कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो विभिन्न प्रकार के सांद्रता वाला विलयन लेंगे। चलिए, बर्तन है, ठीक है, इसमें एक हम अर्धपारगम्य झिल्ली से एक दीवार बना देते हैं। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बता दे रहे हैं। ये एक झिल्ली एक प्रकार का है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसको कहा जाता है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, एक बर्तन है, और इसमें एक तरफ कम सांद्रता का विलयन और दूसरी तरफ अधिक सांद्रता का विलयन हम डाल देते हैं। यहाँ पर कम सांद्रता का विलयन है और ये अधिक सांद्रता का विलयन है। लिख देते हैं यहाँ पे कम सांद्रता, ठीक, और इधर अधिक सांद्रता। तो इसमें आप देखेंगे क्या, जो कम सांद्रता का विलयन है इसमें जो विलायक या पानी के अणु होते हैं ये अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं, यानी कि इधर से विलायक के अणु इधर से इधर जाते हैं। कहने का मतलब आप क्या लिखेंगे इसको, अगर पूछा जाए कि परासरण किसे कहा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे दो विभिन्न प्रकार के सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक या पानी के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, इसी को परासरण कहा जाता है। और इससे जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक दबाव पड़ता है। जब यहाँ से विलायक के अणु इस पार से इस पार निकलते हैं झिल्ली से होकर के, तो झिल्ली के ऊपर एक दबाव पड़ता है। उस दबाव को क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। क्या बोलते हैं, परासरण दाब, ठीक। एक चीज हमको और यहाँ पे बताइए, इसकी सांद्रता तो कम है लेकिन किसकी, विलयन की सांद्रता कम है। यहाँ पर विलयन की सांद्रता ज़्यादा है। तो विलयन की सांद्रता कब अधिक होगी, जब उसमें विलायक के अणु कम होंगे या ज़्यादा होंगे, किसकी तुलना में, विलेय की तुलना में। तब अगर मान लीजिए इसकी सांद्रता अधिक है तो इसका मतलब है इसमें विलेय के अणु अधिक है, इसमें विलेय के अणु कम है। लेकिन इसमें विलायक के अणु अधिक हैं और इसमें विलायक के अणु कम है। कहने का मतलब जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है, अगर दो विलयन में तुलना कर रहे हैं तो जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसके विलायक के अणु कम होंगे और विलेय के अणु
अधिक होंगे, और जिसकी सांद्रता कम होगी उसमें विलायक के अणु अधिक होंगे और विलेय के अणु कम होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको विसरण का नियम आपको दिखाई पड़ेगा। कहेंगे कैसे? देखिए, विसरण में आपने पढ़ा था गैसों, द्रवों या विलेयों आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करने को ही विसरण कहा जाता है। तो यहाँ पर विलेय की बात है, विलायक की बात है। इसमें विलायक के अणु अधिक हैं, तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं ना। हमने विलयन की बात नहीं कहा, विलायक की बात कहा। इसमें विलायक के अणु अधिक है, यानी कि विलायक की सांद्रता अधिक है। विलयन की बात करेंगे तो सांद्रता कम है, इसमें विलायक की सांद्रता अधिक है, इसमें विलायक की सांद्रता कम है। तो यहाँ से विलायक के अणु यहाँ जा रहे हैं ना, तो ये क्या, कौन सा नियम पालन कर रहे हैं? एक प्रकार का डिफ्यूजन तो है, विसरण ही तो है। तो कहने का मतलब परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही होता है। और ऐसा नहीं है कि इधर से ही इधर केवल गति करता है, इधर के भी विलायक या विलयन के भी अणु आते हैं, ऐसे बात नहीं है। दोनों का मिक्सर आता है, लेकिन उसकी मात्रा इधर से इधर भी आता है, इधर से इधर भी जाता है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होता है, कम होता है। ऐसा देखिए, आप सादा पानी ले लीजिए कटोरे में और किशमिश ले लीजिए आप, मतलब सूखा किशमिश सिकुड़ा हुआ, तो आप उसको जब पानी में डाल देते हैं, थोड़ा पानी है, किशमिश आप डाल देते हैं, तो देखते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बाद जो भी समय लगे वो किशमिश फूल जाता है। फूलने का मतलब है कि पानी यानी कि जो विलायक है इसके अणु किसमें चले जाते हैं, किशमिश के अंदर चले जाते हैं। जब अंदर चले जाएंगे तो किशमिश क्या होगा, फूल जाएगा। लेकिन आप पानी को टेस्ट करिए, पानी मीठा लगने लगेगा। इसका मतलब है कि किशमिश के अंदर से भी तो कुछ पदार्थ बाहर निकल के आए हैं, जिसके कारण आपका जो है पानी भी मीठा होने लगा। तो इसका मतलब है इधर से इधर भी गति करता है, इधर से इधर भी गति करता है, बशर्ते ये है कि इनकी गति कम होता है। और ऐसा नहीं केवल विलायक के ही अणु निकलते हैं, साथ साथ में विलयन के यानी कि जो विलेय पदार्थ होता है वो भी, उनका भी विसरण होता है। तो ये बात आप इसमें समझ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन देखिए, अगर मैं तुलना कोशिका से करूं तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। विलयन 3 प्रकार का होता है। पहले को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक विलयन। दूसरे को हाइपोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? इसको हम आपको समझा दें। मान लीजिए एक बर्तन है, ये इस बर्तन में क्या रखा गया है, विलयन है। एक ये कोशिका से इसकी तुलना की गई, ठीक है। ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर आप जानते हैं पादप कोशिका है तो या जंतु कोशिका है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन तो होते ही हैं, लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, सेल वॉल होता है। हालांकि उससे मुझे मतलब नहीं है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। इसके अंदर भी द्रव्य है और यहाँ भी सॉल्यूशन है, तो हम इससे तुलना कर रहे हैं। मतलब ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता अधिक होती है और उनका प्रेशर भी होता है, जो पराशर दाब होता है वो भी कोशिका के जीवद्रव्य से, बात एक समझिएगा, ये एक विलयन है और ये कोशिका है, तो तुलना यहाँ पे किया गया है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो इस प्रकार के विलयन की सांद्रता और पराशर दाब कोशिका के विलयन की और उसके पराशर दाब से अधिक होता है। कहने का मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक होता है, साथ साथ हाइपरटोनिक विलयन की जो पराशर दाब है
वो कोशिका के परासरण दाब से अधिक होता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सलूशन कहा जाता है। दूसरा है हाइपोटोनिक सलूशन। इस प्रकार के सलूशन यानी इस प्रकार के विलयन की सांद्रता कम और किसकी तुलना में कम, कोशिका की तुलना में कम, और परासरण दाब भी कम होता है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सलूशन कहा जाता है। और जो आइसोटोनिक सलूशन है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के विलयन की सांद्रता और परासरण दाब कोशिका की सांद्रता और परासरण दाब के बराबर होता है, इसी को कहा जाता है आइसोटोनिक सलूशन। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि कोशिका एक होता है स्फीति दाब, क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है। टर्गर प्रेशर किसे कहा जाता है, स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर। ठीक, ये टर्गर प्रेशर किसको कहा जाता है, हम एक कोशिका यहां बना दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, कोशिका। कैसे कोशिका बना पा रहे हैं आप देखते चलिए। ठीक, चलिए ऐसे हो गया ना, ये मान लीजिए सेल है, जैसे भी हो समझ में आ जाए बस। ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, पादप कोशिका है इसका मतलब ना, समझदार तो हैं सब लोग। ठीक है, तो ये बाहर वाला क्या है, ये सेल वाल है यानी कोशिका भित्ति है। तो क्या लिखी इसमें, कोशिका भित्ति, चलिए कोशिका भित्ति है ये। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सेल वाल बोला जाता है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर बाकी आप देख ही रहे हैं साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग भी होते हैं। अब इसका मतलब है जब इसके अंदर जो द्रव भरा है, ये जो स्फीति, ये आप देख रहे हैं ना, इसको इधर की तरफ एक प्रेशर होता है, ठीक है, एक दाब होता है जो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन सहित जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका भित्ति के ऊपर एक प्रकार का दबाव डालती है जिसको स्फीति दाब कहा जाता है या टर्गर प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए भित्ति दाब किसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, भित्ति दाब या वाल प्रेशर, लिख दें यहाँ पे वाल प्रेशर। ठीक है, ये भित्ति दाब किसको कहा जाता है, जब टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब कोशिका की भित्ति पर पड़ता है, मतलब जो दाब जो द्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति पर पड़ता है उसको स्फीति दाब कहते हैं। तो इस स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर के विपरीत, माने इस साइड पे एक दाब होता है जो दीवार डालता है, वाल डालता है, उसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको भित्ति दाब या वाल प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए विसरण दाब न्यूनता, क्या देखेंगे, विसरण दाब न्यूनता, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता दे रहे हैं, न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता किसे कहा जाता है, माने कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट किसको कहा जाता है। देखिए ये विलयन में क्या होता है, दो चीज आप समझ लीजिए, एक विलायक, देखिए ये मान लिया आपका बर्तन है, बार बार हमको ही बनाना पड़ता है फालतू में, इसमें क्या रहता है, विलयन होता है। विलयन का मतलब इसमें विलायक भी होता है। विलायक क्या करता है, विलेय को घोलता है और उससे जो पदार्थ बनता है उसको विलयन कहा जाता है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, हमको पता करना है कि विसरण दाब न्यूनता किसे कहा जाता है। एक बात और समझ लीजिए आप, हमेशा विलायक का विसरण दाब अधिक होता है, ठीक है, विलयन की तुलना में विलायक का विसरण दाब अधिक होता है, और जितना अधिक होता है उसी को कहा जाता है विसरण दाब न्यूनता। बात समझिए, कहने का मतलब विसरण दाब न्यूनता बराबर होता है
विलायक का विसरण दाब माइनस विलयन का विसरण दाब, ठीक है, विलयन हो गया का विसरण दाब, ठीक है। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए विलायक का विसरण दाब 25 ATM है और विलयन का विसरण दाब कितना है, 15 ATM है। तो विसरण दाब न्यूनतः कितना होगा, आप जानते हैं 25 माइनस 15 बराबर 10 के 10 ATM। अब बताने की जरूरत नहीं है विसरण दाब न्यूनतः किसे कहा जाता है। हमेशा जान लिए कि किसी भी विलयन में विलायक का विसरण दाब सदैव विलयन के विसरण दाब से अधिक होता है, यानी कि विलायक का विसरण दाब विलयन के विसरण दाब से जितना अधिक होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परासरण दाब के प्रकार। परासरण दाब के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बहिर्परासरण, दूसरा होता है, यहां से लिख देते हैं दाब, परासरण दाब हो गया। अब ये 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया बहिर्परासरण, दूसरा हो गया अंतःपरासरण। बहिर्परासरण को कहा जाता है इक्जो ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है, और यह है अंतःपरासरण माने कि इंडो ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। तो इक्जो ऑस्मोसिस प्रेशर और इंडो ऑस्मोसिस प्रेशर। अब आप कहेंगे बहिर्परासरण किसे कहा जाता है, आपको थोड़ा सा बता दें, एक एग्जाम्पल बता दें और उस एग्जाम्पल से आप शायद समझ जाएंगे। आप एक ऐसा विलयन ले लीजिए, चीनी का विलयन, चीनी और पानी का विलयन, जिसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, उसमें आप अंगूर डाल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद धीरे धीरे अंगूर सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो बहिर्परासरण द्वारा अंगूर के अंदर जो कोशिकाएं, अंगूर के से जो द्रव है अंगूर से, वो क्या होगा, बहिर्परासरण द्वारा बाहर निकल आएगा उसमें विलायक के अणु, क्योंकि सांद्रता बाहर ज़्यादा है विलयन में। तो विलयन में आप रखें, जब बाहर की सांद्रता ज़्यादा होने के नाते अंगूर से जो विलायक के अणु है वो क्या होगा, बाहर निकल आएगा। इससे क्या होगा, अंगूर सिकुड़ जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बहिर्परासरण कहा जाता है। बात समझ में आई ना। तो उसका जीवद्रव्य, इसी को एक चीज और कहा जाता है, जीवद्रव्य संकुचन बोला जाता है, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो अंतःपरासरण है, इसका भी आपको एग्जाम्पल बता दें हम। आप एक पानी ले लीजिए, शुद्ध पानी, कटोरे में, और उसमें डाल दीजिए सूखा हुआ किशमिश। तो आप देखेंगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बाद, जो भी समय लगे, पूरा अंगूर फूल जाता है। क्यों, क्योंकि अंतःपरासरण द्वारा जो विलायक के अणु यानी जो पानी के अणु है, उसको जो आप अंगूर की जो झिल्ली है बाहरी वाली, उसको आप अर्धपारगमी झिल्ली मान लीजिए, और उससे क्या होता है, उसको पार करके अंगूर के अंदर चला जाता है, सॉरी किशमिश के अंदर चला जाता है। तो किशमिश क्या होता है, वो फूल आता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो अंतःपरासरण के कारण क्या होता है, पानी का अवशोषण कर लेता है और वो अंगूर फूल जाता है। इसको कहा जाता है अंतः शोषण भी कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पौधे जो है परासरण दाब का उपयोग कहाँ पर करते हैं। देखिए, जो पौधे होते हैं, जो पौधे के अंदर जो मूल रोम होता है, यानी कि जो जड़ें होती हैं, सीधी सी बात आप समझिए, ये मृदा से क्या करती हैं, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। तो जो पानी और खनिज लवण का जो अवशोषण करती हैं, ये परासरण द्वारा ही करती हैं। परासरण द्वारा या विसरण द्वारा, हमने आपको बता भी दिया था, परासरण और विसरण लगभग एक ही चीज होता है। तो क्या करता है ये, इसी परासरण विधि द्वारा इनकी कोशिकाएं, मूल रोम की कोशिकाएं या जो और भी जड़ें हैं उनकी कोशिकाएं क्या करते हैं, ये पानी को और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। फिर एक दूसरे को, ये जो कोशिकाएं होती हैं
या पौधों की जो और कोशिकाएं होती हैं ये इसी प्रकार जल का और शोषण करती है। इसके अलावा जो आत्मोत्सर्जन क्रिया होता है, श्वसन क्रिया होता है, इन सब में आप देखेंगे तो परासरण द्वारा ही होता रहता है। इसके अलावा आप अपने घर में देखते होंगे, जब कभी जो अंतः शोषण की बात मैं कर रहा हूँ, जब बरसात होता है तो क्या होता है, कभी कभी दीवार में सीलन हो जाता है, या जो घर के दरवाजे हैं लकड़ी के बने हैं ये भी पानी को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। सोख सोख के क्या करते हैं पानी से, फिर ये क्या होगा, जो दरवाजा होता है फूल आता है, यह अंतः शोषण के कारण ही होता है। तो इस प्रकार आप मुझे लगता है कि आप पराशर समझ चुके हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप इसको कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।